प्रिय छात्र भैयाओं, भौतिक विज्ञान के इस वीडियो में आज हम कक्षा 11 के पाठ सदिश विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के अंतर्गत सदिश के सभी नियमों को पढ़ेंगे, सदिश तथा अदिश की परिभाषाएं पढ़ेंगे, इनके गुणन पढ़ेंगे आदि। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहली परिभाषा इस पाठ्यक्रम में जो है वो है अदिश राशियों की। अदिश राशियाँ क्या होती हैं आपको मालूम है, जिन भौतिक राशियों में कोई भी दिशा नहीं होती। मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा नहीं होती है वे राशियाँ अदिश राशियाँ कहलाती हैं। परिभाषा क्या बन जाएगी, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे द्रव्यमान है, दूरी है, समय है, चाल है। इस प्रकार की जो हैं, जो मात्रक हैं, आपके जो राशियां हैं वो सारी अदिश राशियां हैं। ठीक है, चलते हैं अगली परिभाषा की ओर। सदिश राशियां। सदिश राशियां क्या होती है? सा मतलब सहित और दिशा मतलब दिशा। जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है वे सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियों के उदाहरण आपको मालूम है। सबसे पहला उदाहरण बहुत सामान्य है, जो सभी को मालूम होगा। बल है, वेग है, त्वरण है, संवेग है, आवेग है। इसके अलावा आप लोग इंटर में पढ़ेंगे विस्थापन सदिश, स्थित सदिश। स्थित सदिश इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे। विस्थापन सदिश जो है वो इंटर में आवश्यकता पड़ती। क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल वेक्टर भी है। क्षेत्रफल सामान्य रूप से क्षेत्रफल अदिश राशि है, लेकिन कुछ कंडीशनों में जो है क्षेत्रफल सदिश आता है, नहीं कि वहाँ पर क्षेत्रफल में दिशा होती है, इसलिए तो क्षेत्रफल वेक्टर भी कहते हैं। तो अगली परिभाषा क्या है, आगे समझना है। आगे क्या है, सदिशों को निरूपण करने की विधि क्या है। सदिशों को निरूपित करने की विधि क्या है? तो सदिशों को निरूपित करने के लिए तीर का इस्तेमाल करते हैं। तीर का मतलब बाण की तरह जो है उसे इस्तेमाल करते हैं। बाण लगा देते हैं, एक एरो लगा देते हैं, उससे सदिश का निरूपण कर लेते हैं। अब सदिश को इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। वेक्टर से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। ठीक है, अदिश को इंग्लिश में स्केलर बोलते हैं, सदिश को इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं। अदिश राशियां स्केलर क्वांटिटीज, सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटीज। अब चलते हैं अगला, समान वेक्टर। अब परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका प्रयोग गणित में होता है, भौतिक विज्ञान में सामान्य रूप से नहीं होता है। समान वेक्टर का मतलब, अगर जो आपने वेक्टरों को समान कह दिया, समान कहने का मतलब है वेक्टर कह दिया कि वेक्टर समान हैं, तो इसका मतलब वे समान भी होंगे, ठीक है, बराबर भी होंगे और उनकी दिशाएं भी समान होंगी। परिमाण भी जो है उनके परिमाण व दिशाएं उनकी समान होंगी, तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं? समान वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है, इनको जो है एक ही दिशा में प्रदर्शित करते हैं। अगली परिभाषा है विपरीत वेक्टर की। अगली परिभाषा है विपरीत वेक्टर की। तो विपरीत वेक्टर क्या होते हैं उसको आप समझेंगे। विपरीत वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे दो समांतर वेक्टर, ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनके परिमाण बराबर हैं। वेक्टर समांतर हैं, विपरीत में भी समान, वेक्टरों में भी समांतर होते हैं, विपरीत में भी समांतर हैं, परिमाण भी बराबर है, परंतु फर्क क्या है? इनकी दिशाएं विपरीत हैं, इनकी दिशाएं विपरीत हैं। ये वेक्टर क्या कहलाते हैं? विपरीत वेक्टर कहलाते हैं। अगली परिभाषा है एकांक वेक्टर की। ये परिभाषा आपके पाठ्यक्रम की है। एकांक वेक्टर, एकांक वेक्टर क्या होता है? वे वेक्टर जिनका परिमाण एक होता है। जिनका परिमाण क्या होता है? एक होता है। एक परिमाण से तात्पर्य क्या है? जिनके परिमाण को हम लोग हल करेंगे तो एक आएगा, उनका परिमाण क्या होगा? एक, यानी एकांक आएगा, तो क्या कहलाते हैं? एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर का भी सूत्र जो है कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। उसके पश्चात लंब कोणीय एकांक वेक्टर। लंब कोणीय एकांक वेक्टर का मतलब क्या है? लंब कोणीय का मतलब है ये हमारे अक्षों के अनुदिश हैं। ये हमारे लंब कोणीय अक्षों, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, इन अक्षों के अनुदिश ये वेक्टर हैं, ये लंब कोणीय वेक्टर कहलाते हैं। ये वेक्टर क्या कहलाते हैं? लंब कोणीय एकांक वेक्टर कहलाते हैं। इन्हें क्रमशः आई कैप, जे कैप और के कैप से प्रदर्शित करते हैं। ये एक्स अक्ष के अनुदिश आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप और जेड अक्ष के अनुदिश के कैप से इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। इनका माड ऑफ जो है उसका परिमाण भी एक होता है। शून्य वेक्टर, शून्य वेक्टर क्या होता है? तो शून्य वेक्टर जो है वो
जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, शून्य वेक्टर कहलाते हैं। अब इसके आगे हमारा टॉपिक आता है वेक्टरों को जोड़ना। वेक्टरों को जोड़ना, तो वेक्टरों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो वेक्टरों को जोड़ने के लिए हम लोग कुछ विधियों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो प्रमुख विधि है वो वेक्टरों को जोड़ने की जो है वो गणितीय विधि आती है। इसमें त्रिभुज विधि से एक सूत्र बनाया गया है, उसका निगमन हम लोग पढ़ेंगे। तो निगमन करने से पहले परिभाषा है, वेक्टरों को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज का नियम है। क्या है, समांतर चतुर्भुज का नियम है। चित्र में आप लोग समझ लेंगे। समांतर चतुर्भुज के नियम में एक समांतर चतुर्भुज बना है। समांतर चतुर्भुज में जो है दो भुजाएं चित्र में दिखाई गई हैं। वेक्टर आर हैं, वेक्टर यस है, वेक्टर आर है, वेक्टर ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी बना लेंगे। वेक्टर ए और वेक्टर बी, आर नहीं बनाएंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी बना लेंगे, ठीक है। और इनका परिणामी आर होगा। तो इनकी परिभाषा क्या बन जाएगी, यदि दो वेक्टरों को परिमाण व दिशा में, यदि दो वेक्टरों को परिमाण व दिशा में, कैसे, परिमाण व दिशा में, यदि दो वेक्टरों को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के किसी बिंदु से खींची गई, किसी समांतर चतुर्भुज के किसी बिंदु का एक ही बिंदु, किसी बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें, दो संलग्न भुजाओं से प्रदर्शित करें, तो उनका परिणामी परिमाण व दिशा में, उनका परिणामी परिमाण व दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से प्रदर्शित होगा जो उसी बिंदु से खींचा गया है। उसी बिंदु, कौन सा बिंदु, जहां से दोनों वेक्टर लगे थे, उसी बिंदु से खींचा गया है। इसे वेक्टरों को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज का नियम कहते हैं। इसका निगमन करने के लिए चित्र बना हुआ है। चित्र में हमने OP QS लिया हुआ समांतर चतुर्भुज है। Q से लंब डाला है तो कहां पर मिला है, E पर मिला हुआ है, ठीक है। बिंदु P पर थीटा कोण और बिंदु O पर थीटा कोण, ये संगत कोण होने के कारण बराबर हैं। विकर्ण जो है OQ आपका वो परिणामी को प्रदर्शित कर रहा है। लंब डालने का कारण है, हमने समकोण त्रिभुज बनाया है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय किस में लगाएंगे, त्रिभुज OEQ में, त्रिभुज OEQ में लगा देंगे। कौन सी, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है वो किस में लगाएंगे, त्रिभुज OEQ में। आपको मालूम है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो OQ स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर हो जाएगा। OE को हम दो भागों में तोड़ देंगे, OP प्लस PE, OP प्लस PE को तोड़ देंगे, इसका होल स्क्वायर खोलने का तरीका आपको मालूम है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो सूत्र के अनुसार जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो OP स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PE, QE अलग रहेगा। अब हम दूसरे समकोण त्रिभुज में आ जाएंगे। दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है, PEQ जो डॉटेड वाला हमने बना रखा अलग से, ठीक है, उसमें लगा देंगे तो उसमें PQ स्क्वायर बराबर PE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर बराबर PE स्क्वायर प्लस QE स्क्वायर हो जाएगा। और उसके पश्चात उसी त्रिभुज में हमने एक सूत्र लगा दिया, काहे का सूत्र, कास थीटा का। तो कास थीटा का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कौन है आपका, PE है, कर्ण कौन है, PQ। तो कास थीटा का सूत्र लगा दिया, ये सारे मान उसमें रख देंगे। तो आपको हल करने के उपरांत OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PQ कास थीटा इतना प्राप्त हो जाएगा। इनके सबके मान रख देंगे तो R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कास थीटा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। R बराबर लिखेंगे तो उधर रूट लग जाएगा। कोण अल्फा को इसी प्रकार ज्ञात कर लेंगे, पिक्चर लगी है। tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। लंब का मान हमने निकाल लिया क्योंकि QE का फिर मान नहीं हमको मालूम है, नीचे वाले को दो भागों में तोड़ दिया है और सारे मान निकाल के रख दिए। इस प्रकार tan अल्फा बराबर B sin थीटा नीचे A प्लस B कास थीटा प्राप्त हो जाएगा। निगमन समझेंगे, यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट से पूछेंगे, अगले वीडियो में उसको समझाने का मैं प्रयत्न पुनः करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान कक्षा 11 व 12 के वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।